हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम एसएसटी में क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है महिलाएं, जाति और सुधार। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? महिलाएं, जाति एवं सुधार, जो कि क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें राजा राम मोहन राय के बारे में दिया गया था। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक, मतलब 1772 में जन्म हुआ था, 1833 में मृत्यु हुई थी इनकी। एक समाज सुधारक थे। ये क्या थे? एक समाज सुधारक थे। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। तो ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया और जिसे बाद में क्या कहा गया? ब्रह्म समाज कहा गया। तो राजा राम मोहन राय ने बाद में क्या इस ब्रह्म सभा की स्थापना की कलकत्ता में, बाद में इसे ब्रह्म समाज कहा गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। मतलब कि समाज में जो सुधार लाने की जो प्रयास कर रहे थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सुधारक कहा जाता था। राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो राजा राम मोहन राय ये भी मानते थे कि जो पश्चिमी शिक्षा है, मतलब जो अंग्रेज़ों की शिक्षा है, वह हमारे लिए सही है, उसके कुछ गुण अच्छे हैं और इसका प्रसार होना चाहिए और महिलाओं को और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मतलब पश्चिमी जो शिक्षा थी उनका ये क्या करते थे? उनको सपोर्ट करते थे, उनके पक्षधर थे। आगे 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाज की आलोचना करने लगे थे। और 19वीं सदी के प्रारंभ तक क्या हुआ? बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाज की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे। ये राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी, क्योंकि उनकी एक विद्वान के रूप में उनको देखा जाता था। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगी और इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ कि सती प्रथा पर पाबंदी लग गई 1829 में। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था और अंग्रेजों सरकार ने यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित हुआ। तो 1829 में सती प्रथा खत्म हुई राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और 1856 में क्या हुआ कि विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित हुआ। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। और जो विधवाओं का विरोध करते थे, विधवाओं के विवाह का भी विरोध करते थे, वे विद्यासागर को विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी किया। आगे है, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरसलिंगम पुंतलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। और मद्रास में भी क्या हुआ था? तेलुगु भाषी जो इलाका है, यानी कि जो मद्रास का तेलुगु भाषी, जहाँ तेलुगु बोली जाती है, वहाँ वीरसलिंगम नामक व्यक्ति ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। और उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प किया। तो बम्बई में भी विधवा विवाह के बारे में सोचा जा रहा था, प्रचार प्रसार किया जा रहा था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। आगे है, दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। और आर्य जो समाज था, इसका काम क्या था कि जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ आ गई हैं उसको ठीक करना और वेदों की ओर लौटो, इनका नारा था। मतलब कि हिंदू धर्म की ओर आप फिर से वापस आइए। मतलब जिनका धर्म परिवर्तन जबरन भी कर दिया गया हो मध्यकाल में, वे फिर से शुद्धिकरण के द्वारा हिंदू बन सकते थे और इन्होंने हिंदू बनाने के फिर से प्रयास किए थे। और ये इनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। आगे है कि मुमताज़ अली जैसी कुछ सुधारकों को ने कानून शरीफ या कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो मुमताज़ अली एक व्यक्ति थी, उन्होंने भी ये कहा था कि कुरान शरीफ का हवाला दिया था और बताया था कि कुरान शरीफ में ये बताया गया है कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हुआ। और 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों के लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यासों में महिला को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें
और इसमें ये भी प्रोत्साहित किया जाता था कि धर्म और घरेलू साज समाज की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप किताबें या फिर उपन्यास पढ़िए। बेगम रुकैया सखावत हुसैन के बारे में बहुत पूछा जाता है, पॉलिटी में भी इनका एक टॉपिक दिया गया है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। आगे देखते हैं। आगे है, पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताराबाई शिंदे पुणे में रहती थी, घर से ही शिक्षा प्राप्त की थी और इनकी बुक बहुत पूछी जाती है। इनकी बुक पॉलिटी में भी पूछी जाती है। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे ने लिखी है। किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे ने लिखी है। और इसमें पुरुष और स्त्री की तुलना की गई है कि कैसे सामाजिक फ़र्क इन दोनों के बीच में समाज दिखाता है और करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसमें क्या है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसकी है? ताराबाई शिंदे की है। आगे है, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार सहने वाली जो महिला हैं उनको पनाह दी जाती थी। तो प्रश्न बनता है कि पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने की। और ये ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ सिखाई जाती थी जिनके सारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकते थे, जैसे कि बुनाई करना, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती थी। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़कर 21 साल किसके लिए कर दिया गया? लड़कों के लिए, और 18 साल महिलाओं के लिए, जो अब तक माना जा रहा है। तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था। तो 3 अधिनियम अभी तक हम पढ़ चुके। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, किसके? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मदद से क्या हुआ कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया, जिसमें कि जो लड़कों की न्यूनतम उम्र थी वह कितनी रखी गई? 18 साल, और लड़कियों की 16 साल। बाद में इसे बढ़ा के 21 और 18 कर दिया गया। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है और ये पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर है। तो इसमें बताया गया है कि मदिगा आंध्र प्रदेश की अछूत जाति है। सिर्फ इतना है, पूछने का चांस बहुत कम है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की थी। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन जो हुआ उसकी शुरुआत गुरु घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इन्होंने क्या किया कि जो चमड़े का काम करते थे, जिन्हें चरमार कहा जाता था, उनको संगठित किया और इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए और आंदोलन छेड़ा। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। और पूर्वी बंगाल में क्या हुआ? हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ के चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए थे। और हरिदास ने जो जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथ थे, उन पर सवाल उठाए। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। आज केरल जहाँ कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के गुरु नारायण गुरु थे, उन्होंने लोगों के बीच एकता बनाए रखने को कहा था। इन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने के विरोध किया और इनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। और इनका मानना क्या है कि सारी मानवता एक ही जाति है। तो ये सब उदाहरण बताए गए हैं किसके बारे में कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो निम्न जाति से आते थे और निम्न जाति के उत्थान के लिए काम किया, निम्न जाति को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने आंदोलन और कार्य किए थे। इनका महत्वपूर्ण कथन था, ये पूछा जाता है कि इसका श्री नारायण दास का, श्री नारायण गुरु का महत्वपूर्ण कथन है कि ये झावा जाति के थे, केरल में रहते थे, जो आधुनिक केरल है। उनका कथन क्या है? ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु दैवम मनुष्यानु, मतलब मानवता की एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ईश्वर है, मतलब मनुष्यानु। ओरु देवम, एक ही देवता है, ओरु मतम, एक ही धर्म है, और ओरु जाति मतलब एक ही जाति है। तो ये किसका कथन है? श्री नारायण गुरु, जो एझावा जाति के थे। गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फुले सबसे मुख्य नेताओं में से एक थे। तो निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फुले सबसे मुख्य नेताओं में से एक थे और इन्होंने ही गुलामगिरी लिखी थी। 1827 में जन्मे ज्योतिबा राव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। तो ये ईसाई जो मिशनरी स्कूल थे
उसमें शिक्षा ग्रहण किए थे। बड़े होने पे इन्होंने जात के आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, और जब ये बड़े हुए जो जाति में जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली थी उसके ऊपर अपने विचार इन्होंने व्यक्त करने शुरू किए। इन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। इन्होंने ब्राह्मण का जो यह दावा किया जाता था कि आर्य होने के कारण वे श्रेष्ठ हैं, उन पर खुलकर धावा बोले। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए हैं, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस आर्यों के आने से पहले यहाँ रहने वाले मूल निवासी को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। और ये क्या मानते थे, ये यह मानते थे कि आर्य विदेशी हैं और जो यहाँ पहले से रह रहे लोग हैं उनको इन्होंने कब्जा करके गुलाम बना लिया है। गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है। 1873 में फुले ने गुलामगिरी अर्थात गुलामी नामक एक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुके, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी, इस पर बुक लिखी थी। इसमें क्या बताया गया था, जो अमेरिका में दास प्रथा का खत्म हुआ और अमेरिका में दास प्रथा कैसा थी उसके बारे में गुलामगिरी लिखी गई थी, जो यहाँ भी दास प्रथा अंत करने के लिए प्रेरित कर रही थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। और इनकी पुस्तक किसको समर्पित थी, जो अमेरिकी ऐसे व्यक्ति थे जो गुलामों को मुक्ति यानी दास प्रथा अंत करने में संघर्ष किए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला पॉइंट है, सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा किया। तो पहली बात तो अंबेडकर महार जाति से ही संबंध रखते थे, अंबेडकर महार जाति से संबंध रखते थे, और मंदिर प्रवेश आंदोलन इन्होंने 3 बार किया। ये दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, मंदिर प्रवेश आंदोलन इन्होंने 3 बार किया। दूसरा, ये महार जाति के लोगों ने इनकी जो ये मंदिर प्रवेश आंदोलन किया इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो ब्राह्मण पुजारी थे उस समय इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय को पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अशुद्ध हो रहा है पानी, ऐसा उनका मानना था उस समय। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन किए। तो वही जो मैं बता रहा था, पहला आंदोलन 1927 में और 1935 तक मंदिरों प्रवेश के लिए 3 आंदोलन किए गए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है, और यह दिखाना चाहते थे कि समाज में जो जाति संबंधित जो दुराचार हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, उसकी जकड़ कितनी मजबूत है कि मंदिर में भी हमें प्रवेश नहीं दिया जाता और मंदिर के संसाधन का उपयोग केवल ऊंची जाति के लोग ही कर सकते हैं, चाहे वो जल जैसी ही चीज़ ना हो जो सबके लिए आवश्यक है। आगे है, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है जिसमें से कुछ टॉपिक ज़्यादा हैं, जैसे कि ये पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था, तो ये संस्कृत के विद्वान कहे जाते थे। बाद में ये कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। तो ये कांग्रेस के सदस्य बने थे, लेकिन जब एक दिन इनको दावत में बुलाया गया और दावत में इन्होंने ये देखा कि दलितों के लिए अलग खाने की व्यवस्था है, तो इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था, और इस दावत में क्या था कि निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम था। पेरियार के समझ में आ गया कि अछूतों का अपना स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा, और पेरियार को समझ में आ चुका कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होता। इसलिए बाद में उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, और बाद में इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो प्रश्न सीधे बनता है, स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया, तो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने शुरू किया था स्वाभिमान आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, और उनका ये कहना था कि जो मूल तमिल भाषा है और जो द्रविड़ संस्कृति है, जो साउथ इंडिया की संस्कृति है, उसके असली वाहक अछूत ही हैं। उसको जो फैलाया गया है, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया, ब्राह्मण ने इन्हें क्या किया कि अपने अधीन अर्थात गुलाम बना लिया। पेरियार हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे, तो जो हिंदू धर्म के जो पुराण या हिंदू धर्म के ग्रंथ थे उनके कट्टर आलोचक थे ये। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। तो ये भगवत गीता, रामायण और रचित संहिता जो मनु संहिता है उसके कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। उनका मानना था कि ब्राह्मण ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, मतलब उनको दबाने के लिए और महिलाओं को भी दबाने के लिए इस प्रकार की पुस्तकों का सहारा लिया है, इस प्रकार के ग्रंथों का सहारा लिया है। सुधारों के लिए संगठित होना, अब देखते हैं इसमें दिया गया था। केशव चंद्र सेन पहला चित्र दिखाया गया कि ब्रह्मो समाज के मुख्य सेवाओं में से नेताओं में से एक थे। ब्रह्मो समाज के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। यह मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। तो इसके अनुयायी जो इसको मानने वाले थे उपनिषद में विश्वास रखते थे। इसके सदस्य
अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। मतलब इसके जो सदस्य होते थे उनको अन्य धार्मिक प्रथाओं पे या परंपराओं पे आलोचना करने का, टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदू और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। तो इन्होंने हिंदू और ईसाई धर्म के जो विचार थे उस पर आलोचनात्मक व्याख्या की। आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, आप पढ़े होंगे CDP में क्या होता है कि अच्छे पहलू और बुरे पहलू दोनों को पढ़िए और अपने विचार दीजिए। तो वैसे ही ब्रह्मो समाज भी विचार अपना देता था। डेरोजियो और यंग बंगाल, ये बहुत बार पूछा जाता है, डेरोजियो और यंग बंगाल, क्योंकि रामकृष्ण मिशन और ये ब्रह्म समाज, आर्य समाज बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड है, सभी बच्चे इसको पढ़ते हैं। लेकिन डेरोजियो और यंग बंगाल नहीं पढ़ता जाता, इसलिए ये पूछ लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों के आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किया गया यंग बंगाल मूवमेंट, उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं पर रीति रिवाज और उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चला। मतलब कि जो विभिन्न कुरीतियाँ थे उनके खिलाफ अपने स्टूडेंट्स को ये बढ़ाए और बोला कि आप आंदोलन करके जो कुरीतियाँ हैं इनको खत्म करने का प्रयास कीजिए। और किसके माध्यम से? यंग बंगाल आंदोलन के माध्यम से। तो प्रश्न बनता है कि यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लुई विवियन डेरोजियो। आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। तो इस मिशन का नाम विवेकानंद के गुरु परमहंस रामकृष्ण पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व से प्रसारित किया था। 1893 में शिकागो में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म संसद में उन्होंने बोला था, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उसमें क्या लिखा कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था और 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, इन्हीं के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। ये इतनी बात इसमें ध्यान रखने वाली है। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। वेद समाज मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी। चेन्नई में ये स्थापना हुई थी। ये ब्रह्मो समाज से प्रेरित था, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मो समाज की शाखा था। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है। वेद समाज मद्रास चेन्नई में 1864 में था, इसकी स्थापना हुई थी। और ये ब्रह्म समाज की से प्रेरित था, मतलब ब्रह्म समाज का शाखा था, ब्रह्म समाज के साथ साथ ही ये चल रहा था। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के ही बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने, सैयद अहमद खान ने जो 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था, उसे ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी ज्ञान के साथ अवगत कराया जाता है और आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सैयद अहमद खान ने इसको खोला था, इतना इंपॉर्टेंट है। सिंह सभा आंदोलन देख लेते हैं। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई। तो ये 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी, क्या? सिंह सभा आंदोलन। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन हुआ और 1879 में सिंह सभा का गठन लाहौर में भी हो गया। इन सभाओं ने सिख धर्म के अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसमें वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया गया। तो मतलब इसमें जो सिख धर्म में कुरीतियाँ थी उसको खत्म करने के लिए सिंह सभा आंदोलन किए जाते थे। सिंपल शब्द में यही इसको कहा जा सकता है। शुरुआत कब हुई? 1873 में अमृतसर में, बाद में 1879 में लाहौर में भी इसका गठन किया गया। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जैसे ही इसकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, आज क्लास 8 का चैप्टर 8 खत्म हो गया है, 9, 10 और बचे हैं 2 चैप्टर, या शायद 11 भी है, 2 या 3 चैप्टर बचे हैं। उसके बाद इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए फिर, धन्यवाद।